आये सुहाना सफर होए, आये सुहाना सफर, रुकती नहीं है नजारों पे नजर, आये सुहाना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बड़ुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज रंगमंच के सुहाने सफर में हमारे बहुत वरिष्ठ रंगकर्मी जो काफी अरसे से रंगमंच करते चले आए हैं और आज हम उनसे मिलते हैं विनोद पांडे जी। नमस्कार विनोद पांडे जी। नमस्कार। नमस्कार पांडे जी, आप कितने साल से, किस सन से आपने रंगमंच को शुरू किया, थोड़ा सा बताएंगे? हाँ बिल्कुल भैया, इसमें कानपुर के रंगमंच को शुरू होते हमने देखा। कानपुर में जो मेस्टन रोड पर मेरा जन्म हुआ 1947 में, मेरे घर के सामने है शिवाला, शिवाले के बगल में है कैलाश मंदिर। हाँ मालूम है। तो जब मैं बहुत छोटा था तब यहाँ कैलाश मंदिर में 3 दिन के नाटक होते थे और वो 3 दिन के नाटक धार्मिक होते थे, ऐतिहासिक होते थे। कैलाश मंदिर के जो मालिकान थे वो बड़ी रुचि लेते थे नाटक के प्रति। हाँ, और जो एक सबसे खास चीज बरुआ जी हमने महसूस की कि इस नाटक की दुनिया में तकरीबन 5 पीढ़ियों को आते जाते देखा। सही है। 5 पीढ़ी का मतलब मेरे बाबा के युग के लोग, फिर मेरे पिताजी के युग के लोग, फिर मेरे अपने युग के लोग, मेरे भाइयों के युग के लोग, फिर मेरे बच्चे और मेरे बच्चों के बच्चों का भी युग। तो ये जो कैलाश मंदिर में नाटक होते थे, ये किस सन में होते थे? ये बीच में तो ये बंद हो गया था, शुरुआत 48 में फिर से शुरू हुआ। 1948 आजादी के पहले भी इसमें नाटक होते थे और यही एक कैलाश क्लब उसका नाम था। अच्छा। तो कैलाश क्लब जो था वो कानपुर का सबसे समृद्ध नाटक मंडली थी। ये जो आज हमारे नौशाद भाई हैं, नौशाद भाई के पिताजी थे अहमद हुसैन। हाँ। तो जो कैलाश मंदिर के नाटक होते थे, आज तो हमारे लिए सेट बनाना बहुत आसान है, उस वक्त चचा अहमद हुसैन को हम लोग देखते थे। 40 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा पर्दा, और वो पर्दा 3 डायमेंशनल। अच्छा। मतलब आप देखें तो आपको वो महल लगे, जंगल आपको लगे कि ये पत्ती सामने है मेरे, ऐसा महसूस होता था। मतलब इतनी उनके हाथ में जो कला थी और उनकी जो कल्पना शक्ति थी। तो जो हमारे उस वक्त स्टेज पे पर्दे लगते थे तो वो बल्लियों पर होते थे, गड़ारियों से चलते थे। आगे का पर्दा उठा तो पीछे का, पीछे का फिर पीछे का। तो इस तरह से बड़ी डेप्थ के स्टेज होते थे। बड़े उसमें मतलब ऐतिहासिक नाटक होते थे या धार्मिक नाटक होते थे, तो ये सारे कॉस्ट्यूम प्ले होते थे। तो अहमद हुसैन जी का ये जो दौर था, तो चूंकि घर के हम लोगों के सामने ही होता था, तो बचपन से ही वहां जाने लगे। शायद 55 की बात रही होगी। 55 में पहली बार कैलाश मंदिर के एक किसी धार्मिक नाटक में ब्रह्मा जी बनाया गया मुझे। 55 में। उसके बाद ये चलता रहा। फिर हम डीएवी इंटर कॉलेज में पढ़ने गए। मैं मेस्टन रोड पर रहता हूँ। मेरे साथ 2 लड़के और जाते थे। एक लड़का रतन के घर के सामने रहता था, प्रमोद।
प्रमोद शर्मा, और एक लड़का था सुशील कुमार सिंह, हाँ। जो यही बंगाली वाले जो राइटर भी रहे अच्छे। तो डीएवी इंटर कॉलेज हमको जो भेजा गया तो उसमें ये था कि एक मेरे घर में रह के पले बड़े हुए, पढ़ाई की, और बाद में डीएवी इंटर में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो गए हिंदी के मुन्नीलाल मिश्रा मुनीन्द्र। तो इनके संरक्षण में हमको डीएवी इंटर कॉलेज में दाखिल कराया गया। प्रमोद के मामा थे ज्ञानदेव अग्नोत्री। अच्छा, प्रमोद शर्मा के सगे मामा। हाँ। तो और सुशील कुमार सिंह के चाचा थे केडी सिंह। ये वहाँ केडी सिंह एनसीसी के कमांडर भी थे और हिस्ट्री पढ़ाते थे। ज्ञानदेव अग्नोत्री जी अंग्रेजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। तो वहां फिर ज्ञानदेव जी के साथ हम लोगों का यह सिलसिला शुरू हुआ। अभी हमें पता चला कि एक्चुअली कानपुर में ये ज्ञानदेव जी, सत्यमूर्ति जी या जो दूसरे लोग हुए, इनके भीतर नाटक की प्रतिद्वंदिता पैदा करने में हमारे क्राइस्टचर्च कॉलेज का योगदान था। अच्छा, वही 55 का दौर था। एक ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी ड्रामा कंपटीशन हुआ। तब ये कानपुर यूनिवर्सिटी नहीं थी, आगरा यूनिवर्सिटी थी। उस आगरा यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ड्रामा क्राइस्टचर्च कॉलेज ने भेजा। उस क्राइस्टचर्च कॉलेज से जो ड्रामा लेके गए थे सज्जन, मैं समझता हूँ कानपुर के नाटकों का पितामह उसे कहा जाना चाहिए, लेकिन वो जगह उसको नहीं मिली। नाम था उनका जीपी आलूवालिया। जीपी आलूवालिया ने एक नाटक किया दिल्ली में 1955 में। वो नाटक था चक्कर पे चक्कर। कॉमेडी था, सिचुएशनल कॉमेडी थी। बाद में उसके 50 से ज्यादा शो आउट भी किए हैं। तो वो जो चक्कर पे चक्कर की जो कामयाबी के बाद पूरे देश भर में क्राइस्टचर्च का नाम हो गया, आलूवालिया का नाम हो गया। यहाँ जो नाटक शुरू हुए तो वो स्कूल कॉलेजों से ही शुरू हुए और स्कूल कॉलेज के अध्यापकों ने ही उसको प्रोत्साहित किया। फिर थोड़ा और लेटर स्टेज में जो हमारे बैंक हुए, सरकारी डिपार्टमेंट हुए, इनमें संस्थाएं बनने लगी। इन्होंने फिर काम करना शुरू किया। उसी क्रम में फिर आरबीआई में भी चालू हुआ। तो इस तरह सब में था। स्टेट बैंक में था, यूपी हैंडलूम में था, यूपीएफसी में हमने शुरू किया था, यूपीएसआईडीसी में विशंबर वाजपेयी था। तो ये काम शुरू हुआ। तो हुआ ये कि जब 55 में ये आलूवालिया जी का नाटक हिंदुस्तान भर में चर्चा में आ गया, तो उस वक्त रंगकर्म में कानपुर में 3-4 लोग बहुत सक्रिय थे। उसमें ज्ञानदेव जी थे, सत्यमूर्ति थे, एक विपिन निगम थे, एक हारून साहब थे। पीएस निगम थे कि और कोई नहीं, विपिन निगम थे। तो इन सारे लोगों ने मिलके एक यहाँ कानपुर एकेडमिक ड्रामा एसोसिएशन काडा बनाया। काडा उस काडा बनने के बाद ये सिलसिला चलने लगा। उसमें सारे लोग एक ही टीम थी। उसमें ज्ञानदेव भी एक ही साथ थे, आलूवालिया भी थे, सत्यमूर्ति भी थे, ललित मोहन अवस्थी भी थे। ये सारे लोग मिलके उसको, उस वक्त नाटक की अगर कानपुर में राजधानी कही जाए तो वो आर नगर था। आर नगर में सारे शहर के जिन्हें नाटक में रुचि थी, नाटक में हमारी तरह के सब लड़के थे जिनको रुचि थी, तो हम लोग आर नगर में। अच्छा, दूसरा ये था कि ज्ञानदेव अग्नोत्री भी आर नगर में रहते थे, सत्यमूर्ति भी आर नगर में ही रहते थे।
हाँ? आलू वालिया कहाँ रहते थे? आलू वालिया रहते तो थे गोविंद नगर में। अच्छा, उनका उधर था। हाँ, लेकिन आलू वालिया के एक बहुत करीबी दोस्त थे राममूर्ति गुप्ता, राममूर्ति गुप्ता, जो अपने क्राइस्टचर्च के राम गुलाम गुप्ता थे, इनके लड़के थे। तो जो राम गुलाम गुप्ता का जो बंगला है वहीं स्वरूप नगर में, तो अच्छा। आलू वालिया का अड्डा वहां रहता था। तो आलू वालिया की खींची लकीर के बगल में फिर लकीर खींचने के लिए तैयार हो ये काडा बने। फिर काडा में ये सब आजाद नगर में ही, आजाद रेस्टोरेंट में बैठा करते थे आर नगर में। तो वहीं ये बात चली कि यार काडा को अलग अलग कर दिया जाए। तो वहां एक नाम निकल के आया 1960 में, नाट्य भारती। नाट्य भारती। तो सत्यमूर्ति ने, चूंकि सब लोग बैठते एक ही साथ थे, हाँ। हंसी मजाक सब साथ ही होता था। नाटक की प्रतिद्वंदिता तो होती थी लेकिन रंजिश नहीं होती। रंजिश नहीं होती थी। वो जो दौर था उसमें एक दूसरे से बेहतर करने की कोशिश होती थी, लेकिन ये नहीं होता था कि हम मोहित की टांग खींचें। हाँ, ये मतलब उस समय। हाँ, और उसमें सब एक दूसरे की मदद करते थे। सबका उद्देश्य ये होता था कि ये नाटक जो भी है ये पूरी तरह से सफल हो। तो उस परफेक्शन के लिए हम लोग शहर भर की संस्थाओं से जुड़े रहते थे और लोग हम लोग को बुलाते भी थे। तो वहाँ जब उनका रिहर्सल हो जाता था तब फिर वो राय पूछते थे कि दादा कैसा क्या हुआ, तब उन्हें बता देते थे कि भैया वो लड़का तुम्हारा ड्रैग कर रहा है, हाँ, या इस जगह पे ये डायलॉग तुम्हारा अटक रहा है, उसको सही करा जाए, या ये जो सीन बन रहा है तुम्हारा ये मजा नहीं आ रहा। तो उस तरह से नाटक इम्प्रोवाइज होते रहते थे और बेहतर होते रहते थे। तो जब ये हुआ नाट्य भारती के बाद में सत्यमूर्ति बोले कि यार हमको अपनी एक शुरू करनी है। तो उस आजाद रेस्टोरेंट के बगल में आर नगर में एक एम्बेसडर ड्राई क्लीनर था। अच्छा अच्छा। तो ज्ञानदेव और इन लोगों ने सत्यमूर्ति को सुझाव दिया कि तुम एम्बेसडर रख लो। अच्छा। तो नाट्य भारती क्या रुक गई थी फिर? नाट्य भारती और एम्बेसडर ये एक ही उस काडा के हिस्से हो गए। काडा के हिस्से हो गए, मतलब मेन जो काडा थी उसके टुकड़े हुए, फिर ये नाट्य भारती और एम्बेसडर हुई। इसमें भी रंजिश नहीं थी। एम्बेसडर ने लक्ष्मी नारायण लाल का एक नाटक किया दर्पण। अच्छा। उस नाटक का नाम ही है दर्पण। और वो दर्पण नाटक को डायरेक्ट कर रहे थे ज्ञानदेव अग्निहोत्री। नाटक सत्यमूर्ति का। अच्छा, डायरेक्टर थे ये। डायरेक्ट ये कर रहे थे और उस नाटक के सेट बनाए थे अपने चचा सिद्धे ने। सिद्धे चचा हमारे बड़े बहुत हुनर के आदमी थे। कितने हुनर थे उनमें, तो बहरहाल एक हुनर ये भी था। तो ये जो दर्पण नाटक किया तो वही चर्चा हुई कि एम्बेसडर का नाम बदल के और दर्पण कर दिया जाए। तो दर्पण का वो दर्पण नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का ये उसका नाम आ गया। ये भी 60-61 के ही आसपास हुआ। ये 62 में हम यहाँ डीएवी इंटर में 8वें में पहुंच गए थे। उस वक्त चीन ने अटैक किया था नेफा पर। हाँ। तो ज्ञानदेव जी ने एक नाटक लिखा था नेफा की एक शाम। वार बैकग्राउंड का पहला नाटक था। तो बड़ा हिट हुआ, बड़ा कामयाब हुआ। उसी नाटक से हमने और सुशील ने दोनों ने उस नाटक से पहली बार मंच पर दाखिला लिया। चूंकि ज्ञानदेव जी मामा भी थे, करीब भी थे, तो फिर उनके साथ जुड़े मतलब चाहे हम कहीं भी हों, लेकिन
मन से आज भी नाट्य भारती से ही जुड़े जुड़े हैं, हैं। उसी से पहचान है। पहचान है आपकी। फिर यूपीएफसी में आना हुआ। हाँ। फिर वहां भी आपने कई नाटक किए। हाँ नहीं, हाँ। इसमें क्या हुआ कि फिर हमको ये लगा कि ये जो नाटक है हमारा, जो नाटक हम करते हैं या कोई भी कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, तो इसका एक सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा है आयोजक। हाँ, आयोजक का बहुत भूमिका, सबसे ज्यादा भूमिका। मतलब हमें डायरेक्टर मिल जाएगा, हमें एक्टर मिल जाएंगे, हमें स्क्रिप्ट मिल जाएगी, हाँ। हमें सब कुछ मिल जाएगा। अगर जो समस्या तब थी वही समस्या आज भी है। आज भी है आयोजक की कमी। हमारा नाटक कराएगा कौन? बस यही इसी में आपने यूपीएससी बहुत मदद किया। ये हाँ, वो लड़की का बाप बनेगा कौन? तो हमको लगा कि यार ये काम हम कर सकते हैं। हमने आयोजन शुरू किए। अच्छा, अब चूंकि एक सरकारी दफ्तर में आयोजन करना था, तो सरकारी दफ्तर में सारे लोगों को तो नाटक में रुचि नहीं हो सकती। नहीं, हमको सबको जोड़ना है। अच्छा, चूंकि जाति तौर पर हमें कला की हर विधा से रुचि है, संगीत से भी है, डांस से भी है, कविता से भी है, तो हमने वहां शुरू किया वैरायटी प्रोग्राम से। उस वैरायटी प्रोग्राम में 3 घंटे के प्रोग्राम में डांस, 1 घंटा नाटक गायन है, है, 1 घंटा म्यूजिक है, 1 घंटा डांस गायन है। है। तो उससे क्या होता था कि दफ्तर के हमारा एक बहुत बड़ा समूह इन्वॉल्व होता है। हाँ, समूह आ जाता था। फिर इसमें यही नहीं था कि हमको अगर ये लगा कि मोहित में संगीत के कीटाणु हैं, तो हमने मोहित के संगीत के कीटाणु को प्रोत्साहित किया। कैसे किया? एक सज्जन रहे हैं, तुम भी बहुत अच्छी तरह जानते हो, इसी इलाके के थे और नाटकों के समीक्षक थे। नाम था शिबू सेन। हाँ, शिबू सेन यहाँ रहते हैं हमारे पास ही, अब तो देहांत हो गया होगा। हाँ, शिबू सेन आकाशवाणी वगैरह हाँ। के उसमें सेलेक्टर भी था। हाँ, सेलेक्टर तो प्रोग्राम भी करते थे। तो उसमें क्या होता था कि हमारे यहाँ चाहे वो मैनेजिंग डायरेक्टर का परिवार हो, उसकी बीवी हो या उसकी लड़की हो या मेरे अपने ड्राइवर का बच्चा हो, हमने एमडी की बीवी के लिए भी अगर ट्यूशन का इंतजाम किया है तो अपने चपरासी के लड़के को भी ट्यूशन का इंतजाम किया। और उनके गुरुओं को हम अपने दफ्तर की तरफ से पैसे देते थे। मतलब तुम्हें खाली तुम्हारी रुचि है, तुम्हारे यहाँ ये गुरु आ जाएंगे इस टाइम पर, सिखा देंगे, सिखाएंगे और उसे हम परफॉर्म कराएंगे। इसी क्रम में अपने अपने लड़कियों को डांस सिखाया। अलंकार तक उन्होंने किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसका परिणाम ये हुआ कि आज मतलब उन्हें कोई नौकरी है उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ी लिखी हैं लड़कियां, घर में लड़के बच्चे भी बड़े हो गए, तो अब उनके लिए वो उनका शौक इस वक्त उनके लिए वो कैरियर है। सही है। दोनों कानपुर के बड़े पब्लिक स्कूलों में और साल में 1-2 अपनी परफॉर्मेंस करते रहते हैं, डांस बैले और ये सब करते रहते हैं। तो इस क्रम से ये हुआ कि नाटक को बढ़ाने में, नाटक के साथ साथ बाकी और भी कलाओं को बढ़ाने में हम लोगों को अच्छा मौका मिला। तो बहुत से यादगार नाटक किए। वो तो खैर आपने आज देखिए, उसमें जो यानी कुछ तो ऐसे नाटक थे, ये तुम भी इस बात से सहमत होगे और सभी रंगकर्मी सहमत, कि मेरा अपना ये मानना है कि कलम भविष्य को देखती है। जो लेखक है, चाहे वो कविता लिख रहा हो, चाहे वो नाटक लिख रहा हो, चाहे वो कहानी लिख रहा हो, जो आज लग रही है आपको कि ये आज की बात है, तो ये 100 साल बाद भी उतनी ही सही होगी। जैसे अभी
प्रेमचंद का बड़ा नाम सुनते हो। मुंशी प्रेमचंद ने कई नाटक प्रेमचंद की आए दिन कहानियों पे कोई ना कोई फिल्म भी बन जाती है, कोई ना कोई नाटक भी होते हैं। और इतने सारे लोग बचपन से लेके अब तक हमने सैकड़ों लोगों को देखा, सबने की है प्रेमचंद की गिनी चुनी 15-20 कहानियां हैं, उन पे सारा खेल आज तक हुआ। प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी तुम्हें बताएं हैं जो तुम्हें सुन के ताज्जुब हो। प्रेमचंद ने 1914 में एक कहानी लिखी, वो कहानी जो आज 2020 में उतनी ही रेलिवेंट है, वो कहानी आज भी उतनी ही अपील है उसमें, और वो कहानी उन्होंने लिखी थी लिव इन रिलेशन पे। 100 साल पहले की आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि लेखक ने ये भी कल्पना की हो कि बिना शादी के लड़का लड़की रहेगा, और लड़का लड़की सब बिना शादी के रहेगा तो क्या होगा। आज हमारी इंटरनेशनल कोर्ट में इसमें बहस हो रही है कि लिव इन रिलेशन में जो बच्चे पैदा होंगे उनका लीगल स्टेटस क्या होगा। ये बात प्रेमचंद उस वक्त लिख गए थे। इसी तरह एक नाटक हमने किया आधे अधूरे, मोहन राकेश का। मोहन राकेश के गुजरे हुए कुछ ही दिन हुए थे, तो जब आधे अधूरे नाटक हमने किया तो हमको लगता था कि इस तरह के घर कानपुर में तो नहीं होते। एक साधारण सा मध्यम वर्गीय परिवार है, बेरोजगार या कम आमदनी वाला उसका पति है, 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, लेकिन उसकी पत्नी जो है वो महत्वाकांक्षी है। वो सब चीज अपने पति में पाना चाहती है। वो महत्वाकांक्षी जो उसकी पत्नी है वो ये चाहती है कि मेरा आदमी बिल्कुल हीरो टाइप लगे, गाड़ियां हो, ये हो, वो हो, जबकि उसके लिए वो संभव नहीं था। तो ऐसी स्थिति में एक अंकल जी का प्रवेश हो जाता है घर के परिवार के भीतर। अंकल जी का प्रवेश आज से 40-50 साल पहले कल्पना करना, आज तो हर दूसरे तीसरे घर में एक अंकल जी हैं। सही कहा। आज हर दूसरे तीसरे घर में एक अंकल जी का दखल है। उस जमाने में नहीं था जब मोहन राकेश ने लिखा। बड़ा टफ नाटक था अपने में, इसके लिए ये तो तुमने भी खूब झेला है कि जो समस्या तब थी वो समस्या अब भी है। आज भी हमें महिला पात्र नहीं मिलते, तो उससे पूछते क्या हमें मतलब कंप्रोमाइज करना पड़ता है। हाँ, ये था कि नाट्य भारती में या दर्पण में या हमें अपने यवनिका में हमें अपने घरों के लड़के लड़कियां मिल जाती है। हाँ, भाई बहन उससे तो वो चलता रहा। लेकिन समस्या वो अभी बनी हुई है, अभी भी है। आपको पर्टिकुलर रोल के हिसाब से हमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है। उस कैरेक्टर को नहीं मिला तो क्या करें भाई, फीमेल है चलो करा लो। हाँ, तो इससे ये है कि नाटक जिंदा तो है, चल तो रहा है। उसमें कितने लोग इस नाटक में होते हैं। एक बहुत बड़ा तबका है जो इसमें कानपुर में हम लोगों को बड़ा संतोष हुआ, बड़ा विश्वास भी हुआ कि हमारी नई पीढ़ी जो अब सामने आई, नाटक के साथ में एक बड़ी विडंबना रही। ये पहले भी थी, अब कुछ ज्यादा हो गई। नाटक समर्पण की चीज है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात आपने कही। नाटक अनुशासन की चीज है। नाटक ही एक ऐसी दुनिया है जिस दुनिया में छोटा बड़ा नहीं होता, जिस दुनिया में हिंदू मुसलमान नहीं होता, जी,
जिस दुनिया में अगड़ा पिछड़ा नहीं नहीं होता, होता। जिस दुनिया में पंजाबी, यूपी, मराठी, तमिल नहीं होता, वहां सिर्फ कलाकार। कलाकार है, वो तो सही बात है। तो अगर ये सारी दुनिया, सारा समाज हमारा नाटक बन जाए, रंगमंच बन जाए, कहीं कोई झगड़ा नहीं है, कहीं कोई अलगाव नहीं है, नाटक जोड़ता है लोगों को, फिर बहुत सारी विधाओं का सम्मिलित रूप है नाटक, जिसमें चित्रकला भी है, जिसमें मूर्ति कला भी है, जिसमें संगीत भी है, जिसमें नृत्य भी है, जिसमें कविता भी है, जिसमें भाषण भी है। ये सारी चीजें मिलाकर जब कोई चीज बनती है तो उसका नाम है नाटक। अच्छा, आपके साथ पांडे जी, जो आपके साथ रंगमंच में पुराने कौन कौन साथी थे जो आपके साथ काफी समय तक लगे रहे, उनका जिक्र करें थोड़ा सा। ये तुमने एक मजेदार बात पूछी और याद भी आई हमें। वो ये कि हमने नाटक का जिक्र किया तुमसे, चक्कर पे चक्कर। नाटक में कभी भी बड़ी बड़ी अजीब अजीब स्थितियां भी आती हैं। ये नाटक था चक्कर पे चक्कर। इस नाटक की कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं है। अच्छा अच्छा। वैसे किसी रमेश मेहता या अमृत कश्यप का तो नाटक इस तरह का भी था जो त्रिलोचन बेदी ने भी किया था, बता रहे थे, शायद आप जानते हैं। हाँ, नहीं तो इसमें क्या है कि जो चक्कर पे चक्कर नाटक है, ये चूंकि आलू वालिया हमसे उम्र में 20 साल बड़े थे। अच्छा। लेकिन हमारे बहुत अजीज थे, बहुत प्रिय दोस्त भी थे, बुजुर्ग दोस्त थे, उनसे बहुत कुछ सीखने को उनको मिला। कॉमेडी का उससे बड़ा हुनरमंद आदमी नहीं था। सिचुएशनल कॉमेडी का आदमी था वो, मतलब जो अनायास आपको मतलब हंसी आ जाएगी। तो इस चक्कर पे चक्कर के आलू वालिया की जो अपनी टीम थी, उसमें मदन चोपड़ा थे, हारून रशीद थे, आलू वालिया खुद थे, सिद्धे चचा थे। अच्छा, वो भी रोल करते थे क्या? हाँ, अरे एक और था चौधरी चाकलेट। हाँ, चौधरी चाकलेट नाम सुना। ये हुआ कि आलू वालिया जी हमारे, इनको कहीं कोई मिल जाए, मोहित मिल गए और उन्होंने कहा यार आलू वालिया जी, आज शाम को हमारे यहाँ एक नाटक है, वो कर दो। अब आलू वालिया जी को नाटक का बयाना मिलना, मतलब उनको पैसे तो मिलने नहीं। हाँ, पैसे मिलने, खुशी। बस खाली ये सब स्वांता सुखाए वाला केस होता था। तो आलू वालिया ने फौरन मोहित जी को ओके किया और दौड़ते हुए वो आए हमारे ऑफिस, बोले गुरु 4 बजे है। चलो। अच्छा, अब उसमें हम लोग 4-5 लोगों की टीम थी। एक महेंद्र कौशिक था, एक अपना ये चौधरी चाकलेट था, आलू वालिया खुद होते थे। ये जो नाटक है अपने में वो बड़ा एक मजेदार स्क्रिप्ट है कि एक नवाब साहब है लखनऊ के, उम्र है उनकी 80 साल, उनकी चौथी बेगम है जिनकी उम्र है अभी 18 साल। नवाब साहब 50 साल से अपनी कोट महल के बाहर नहीं गए, वो अपने महल में ही रहते हैं और उनके आंख कान नाक का काम उनके जो 2 दोस्त हैं वो करा करते थे, मिर्जा और मौलाना। तो मिर्जा और मौलाना ये 2 लोग उन नवाब साहब को दीन दुनिया की खबरें बताया करते हैं और उसी में नाटक है। घर में उनके एक नौकर है, उसका नाम है सुलेमानी। बेगम साहिबा कभी बाहर नहीं आती हैं, बेगम साहिबा का जिक्र आता रहता है बस। तो आलू वालिया साहब ने आके खबर दी। हाँ, एक और नाम था इसमें हम लोगों के साथ, जो बड़ा प्यारा नाम है, शहर भर जानता है, भगवती प्रसाद दीक्षित घोड़े वाला। अच्छा, उन्होंने भी रोल किए। भगवती प्रसाद दीक्षित घोड़े वाले
हमारे नाटकों के प्रॉपर्टी अफसर रहते थे। उससे ज्यादा पंक्चुअल आदमी प्रॉपर्टी के मामले में कोई नहीं था। अरे अगर उस तीसरे सीन के दूसरे पार्ट में एक कलम रखनी है तो वो पहले से उस अड्डे पे रखी हुई है। अगर किसी ने इधर उधर कर दिया तो उसकी आफत हो गई। तो ये जिम्मेदारी, बहुत जिम्मेदारी काम है। तो बात चल रही थी इसमें, आलूवालिया जी खबर लाए कि बार एसोसिएशन में करना है नाटक करना। तो हुआ कि ठीक है कर दे। तो हम आलूवालिया, महेंद्र कौशिक और चौधरी पहुंच गए उस नाटक में। मतलब हम मिर्जा बनते थे, महेंद्र कौशिक मौलाना बनता था, चौधरी सुलेमानी बनते थे नौकर। तो हम लोग नवाब साहब के हवा बांधते थे कि अरे हुजूर क्या नाचते हैं नवाब साहब, हम 1000 घुंघरू, कहिए तो 1 बजे, कहिए तो 2 बजे, अरे साहब क्या नवाब साहब। खूब तान तून के ये हुआ कि नवाब साहब से गुजारिश की जाती है कि नवाब साहब एक। अब नवाब साहब 1.5 पसली के दुबले पतले जर्जर खाका के आदमी किसी तरह खड़े होते हैं और खड़े होते ही यूं किया और बोले हाय मैं थक गया। एक बैठ चल रहा था नाटक में चूंकि उसकी स्क्रिप्ट नहीं होती थी, वो कोई भी हम लोग अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज करते थे। तो उस दिनों कानपुर में क्रिकेट मैच हो रहा था। तो नवाब साहब के यहाँ महल में खबर पहुंची कि फलाने नवाब की बेगम देखने जा रही हैं, ढिवा के नवाब की बेगम देखने जा रही हैं। तो नवाब की बेगम ने भी सुलेमानी से खबर भिजवाई कि हमको कानपुर मैच देखने जाना है। अब नवाब साहब बोले अमा मियाँ बेपर्दगी हो जाएगी, हमारी बेगम वहां कैसे जा सकती है, तो मैच घर पे लाओ। ऐसा कीजिए आप मियाँ जाइए, वो दोनों टीमों को यहीं पकड़ लाइए, हमारा महर का लान बहुत बड़ा है। तो ये हुआ कि हुजूर ऐसा नहीं हो सकता, वो उसी मैदान में होता है। अच्छा तो उसी मैदान में होगा। हाँ। अब उनको तफसील से बताया जा रहा है कि क्रिकेट है क्या। अब उन्होंने तो गुल्ली डंडा अपने जमाने में सुना था। अब उनको बताया जा रहा है कि एक बाल है, 11 खड़े होंगे, एक फेंकेगा, एक मारेगा और फिर दौड़ के वो पकड़। मैं कहने क्या बेवकूफी की बात है, मैं कहा ये सब, हमें तीतर लड़वाइए, बटेल लड़वाइए, लड़वा है। तो होता कि नहीं, वो सुलेमानी लाता है खबर की बेगम साहिबा ने पसड़ फैला दी है और मैच देखेंगे। जाना था। तो ये होता है कि भाई उनको ये तजवीज निकाली जाती है कि ग्रीन पार्क का एक पूरी की पूरी पवेलियन ले ली जाए और उस पूरी पवेलियन को पर्दों से ढक दिया जाए। उस पवेलियन में बेगम साहिबा अलग बैठ के देख लेंगे। अब सुलेमानी जो चौधरी चाकलेट थे, इनसे कहा गया कि जाइए मियाँ कानपुर से टिकट ले आइए। अब सुलेमानी चले गए। स्टेज के ऊपर हम हैं और आलूवालिया, हम दोनों एक दूसरे को झेल के उसको चला रहे हैं। 5 मिनट हो गए, 8 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, उस तरह चौधरी उठे नहीं। तो नवाब साहब ने फौरन, हमारा मिर्जा साहब ना हो तो जरा दरियाफ्त कीजिए कहाँ गया सुलेमानी। तो अब हमको ये मौका मिला कि हम विंग्स में जाएं। हम विंग्स में आए, पता किया कि कहाँ है। पता चला कि विंग्स में चौधरी चाकलेट का किसी से झगड़ा हो गया और चौधरी चाकलेट मैं मेकअप गेटअप के भाई भाग लिए वहां से। अब बाबू पर्दा खुला हुआ है, स्टेज पे आलूवालिया बैठा है। अब मुझे जाके उस नाटक को बाइंड अप करना। तो जैसे ही मैं घुसता हूँ, नवाब साहब क्या हुआ भाई सुलेमानी क्या,
तो हमने कहा नवाब साहब अंधेरे के टिकट उजाले में बेच रहा था। मतलब गया क्या गया? अरे पुलिस ले गई ब्लैक करने में, करेक्टर उसका खत्म, नाटक बाइंड अप। बाद में आके पता किया हमने, साले आज चौधरी ऐसा तुमने मरवाया था कि पब्लिक तो जूते लेके दौड़ाती। ये याद का चलते हुए नाटक में इस सिचुएशन हो छोड़ के जाए, चले जाएं। अरे तो बहुत बड़ी बात है। अब तो एक्चुअली तो बड़ा बवाल हो जाए। और ये सब भी हादसे होते रहे, मजा आता रहा। इसी में एक और तुम्हें मजेदार चीज याद आई। आलू वालिया हमारा वो आदमी था, हम आज इस प्रोफेशनल थिएटर की बात करते हैं, आलू वालिया ने ये प्रयोग किया और लखनऊ में झंडे वाला पार्क में एक नुमाइश लगती थी जो कई कई महीने लगी रहती थी। पहले अपने आप ही नहीं लगती थी हाँ हाँ कि चल रही है नुमाइश चल रही है। उसमें गाने और उस नुमाइश में आलू वालिया अपनी ड्रामा टीम लेके दिन में 3 शो करते थे कॉमेडी प्ले के। और उनकी उस ड्रामा टीम का जितना वो मतलब वहां पर उन्होंने उस कच्चे मैदान में वो उसी तरह के स्लोपदार सीढ़ियां बनवा के, मतलब ढाल बना के और उसमें कुर्सियां लगा के, मतलब 4 आने और 8 आने का टिकट लगा के बहुत बड़ी बात। 3 महीने नाटक किया। 3 महीने टिकट लगाकर नाटक किया। आज जब लोग कहते हैं कि टिकट नहीं बिकते, तो बिकते क्या है कि आप आदमी जो आप चाहे वो 4 आना दे रहा हो, चाहे 8 आना दे रहा हो, चाहे आपको टाइम दे रहा हो, वो चाहता है कि उसको कुछ मिले। नहीं कुछ मिले तो उसको मनोरंजन मिले। अगर आप उसे कोई संदेश नहीं दे पा रहे हैं मत दीजिए, खाली कॉमेडी की बात कीजिए। वो वहां से हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता लौटे तो ये दौर। तो बहरहाल नाटक की दुनिया हमारी बड़ी प्यारी है। इस करीब करीब 60-65 साल के इस सफर में आपने कई दशक के नाटक देखे भी हैं, सब कुछ है। तो अब रंगमंच बंद थोड़ा सा ठहर सा गया, ऐसा लग रहा है जैसे कानपुर में, ऐसा है? नहीं, बिखर गया है। ये कहा जाए कि ठहराव तो नहीं है, बिखराव है। बिखराव में भी ये हमेशा से रहा। होता क्या है कि पहले भी तुम्हें याद होगा कि हर जगह मतलब हमारी टीम के, तुम्हारी टीम के कितने ही लड़के, मतलब जो पहले हमने अभी एक चीज कही थी कि समर्पण होता था और अनुशासन होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो अनुशासन का ये होता था कि अगर हम पंडित राधे श्याम के उनका सम्मान करते हैं तो वो आज भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारा सम्मान करते हैं वो आज भी करते हैं। ये जो क्रम था, ये जो क्रम है, ये अनवरत जारी रहा। लेकिन बीच बीच में क्या होता है कि अब जो नए लड़के आते हैं उनमें वो समर्पण या वो अनुशासन नहीं होता। वो थोड़े दिन में ही उनको ये लगने लगता है कि यार हमको तो बहुत कुछ मिलना चाहिए था यार, ये हमको ये पनपने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, ये सोच हो जाती है। तो इस सोच होने पे क्या होता है कि अब जब तक आप गुरु को गुरु नहीं मानोगे, ये तो गुरु जानता है ना कि तुमको कितना बताना, कितना बताना। ये गुरु जानता है कि तुम अभी हाई स्कूल के छात्र हो कि पीएचडी के छात्र हो। हाँ? वो तुमको अपने हिसाब से ही बताएगा। बिल्कुल सही कहा। तो आज चेले नहीं मिलते, वो जो भी चेले हैं वो सब खुद गुरु हैं अपने आप में। ऐसे पता नहीं कितने हैं हमारे सामने, सही कह रहे हैं, जिनको खुद उच्चारण नहीं आता और वो उच्चारण के क्लास लेते हैं। तो
है, लेकिन हमें बड़ा संतोष हुआ और खुशी भी हुई कि मोहित ने एक ऐसा अनूठा काम, जिससे कम से कम हमारी जो नई पीढ़ी है, नए लोग हैं, उन्हें पता तो चले कि नाटक था क्या, नाटक आज इस मुकाम पर है। ये बार बार ये कहा जाता है कि साहब नाटकों में स्क्रिप्ट की कमी है, हम इससे सहमत नहीं। पहले कितने प्रयोग हुए हैं, हमने प्रयोग किए हैं, रेडियो प्ले को हम स्टेज करते थे। यहाँ संजीव सिकरोरिया, दीप सक्सेना ये थे, ये कहानियों को ड्रामेटाइज करते। कहाँ कमी है स्क्रिप्ट की? लोग लिखना नहीं चाहते हैं, कुछ सोचना नहीं। ये जो तुमने कहा ना, एक्चुअली है क्या कि उसके लिए पढ़ना चाहिए। पढ़ता ही नहीं लगे, सोचेंगे क्या। हमने अपने जो यानी 37 साल की तो पीआरओगिरी हो गई, इसके अलावा भी हमने ये पाया कि जितना ज्यादा इनपुट आपके पास होगा, जितना ज्यादा आप पढ़ोगे, जितना ज्यादा आप सीखोगे, और सीखना कभी खत्म नहीं होता। नहीं, बिल्कुल सीखना अभी भी जारी रहता है। बहुत सी चीजें हम तुमसे भी सीखते हैं, इनसे भी सीखते हैं, उनसे भी सीखते हैं। तो वो सीखने का क्रम और सीखने की पहली की जो पाठशाला है वो हमारा नाटक है। जो इसमें मन से लगे वो निश्चित रूप से उनको वो मुकाम मिले जो उन्हें चाहिए थे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल में इसका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी शुभकामनाएं हैं कि यह चैनल अपने आप में एक वो मील का पत्थर बने जो YouTube को भी गौरवान्वित करे, हमारे कानपुर को भी गौरवान्वित करे और मेरे भाई मोहित को भी गौरवान्वित करे। एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। आना सफर है, ये सुहाना सफर